स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं लगातार आपको वीडियोस दे रहा हूं अंग्रेजी साहित्य से संबंधित, उसके इतिहास से संबंधित और जो प्रमुख राइटर्स हैं उनसे संबंधित जो वीडियोस दे रहा हूं, इस क्रम में आज ही मैंने एक आपको वीडियो दिया था पीबी शैली का लाइफ में जो प्रमुख पॉइंट्स थे उनको ध्यान में रखते हुए मैं बहुत विस्तारित तरीके से मैं वीडियोस नहीं दे रहा हूं, क्योंकि आपका जो जूनियर सुपर टेट की परीक्षा है उसमें जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर्स एंड जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ देयर वर्क आना है। तो मैं अन्य चैनल्स में जो दिखा रहे हैं, जो इतना डराने का आपको प्रयास कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा हुआ, इतना लंबा जाके, इतना अंदर से, तो अभी मैं जब 1 तारीख के बाद आपको टीजीटी और पीजीटी के लिए तैयारी कराऊंगा, तब जितना विस्तार आप बताएंगे, जितना आप विस्तार सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा विस्तार से मैं आपको पढ़ाऊंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी चूंकि जनरल इंट्रोडक्शन सिर्फ आपका आना है, तो आप जितना मैं पॉइंट्स लिखा रहा हूं उतने पर ध्यान दीजिए और इसी में से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो आज पीबी शैली की मैंने लाइफ के बारे में बताया था, आपको जो प्रमुख पॉइंट्स बताए थे। उसके बाद मैंने कहा था कि आज मैं आपको पीबी शैली के मेजर वर्क्स से आपका परिचय कराऊंगा। तो साहब, आज मैं लेकर आया हूं आपको पीबी शैली के प्रमुख वर्क्स। ऊपर लिखा भी है ऑल वर्क्स ऑफ पीबी शैली और नीचे लिखा है मेजर वर्क्स। तो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो। पहला देखिए, आपकी डेट लिखी है 1810 और 1810 में इनका पहला वर्क आया है, नाम है द वांडरिंग ज्यू, जिसका पब्लिकेशन जो है वो हुआ था 1877 में। ध्यान रखना, लिखा इन्होंने था 1810 में, नाम था द वांडरिंग ज्यू, लेकिन इसका पब्लिकेशन शैली साहब की मृत्यु के बहुत वर्षों के बाद 1877 में हुआ है। फिर इनका पहला पब्लिश्ड वर्क है जिसका नाम आज मैंने आपको सुबह ही बताया था, जो इससे पहले मैंने इनके लाइफ के बारे में जो प्रमुख पॉइंट देते हुए वीडियोस दिया था, उसमें मैंने बताया था इनका पहला पब्लिश्ड वर्क जो था उसका नाम है जेस्ट्रोलॉजी, जो कि 1810 में पब्लिश हुआ था, जो कि एक नॉवेल है। क्या है साहब? नॉवेल है और नाम है जेस्ट्रोलॉजी। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, 1810 में ही इनका तीसरा और भी एक बहुत महत्वपूर्ण वर्क आया, नाम है ओरिजिनल पोइट्री बाय विक्टर एंड कैजायर। नाम सुन लीजिए, ओरिजिनल पोइट्री बाय विक्टर एंड कैजायर। तो ये तीनों वर्क जो हैं वो शैली साहब के कब आए? 1810 में। ध्यान रखिएगा, अभी मैं जो मेजर वर्क्स दे रहा हूँ, इसके बाद जब मैं वीडियो दूंगा आपको, तब शैली साहब के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा और आप देखेंगे कि जो इनकी लाइफ के बारे में मैंने बताया है और जो मैं वर्क्स दे रहा हूँ उसी आधार पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैं जो क्वेश्चन देता हूँ वो मेरे बनाए हुए कदापि नहीं होते हैं, वे क्वेश्चन सब वे होते हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में टीजीटी, पीजीटी और अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है ना साहब? तो ध्यान से सुन लीजिए, ये 3 वर्क इनके 1810 के। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इनकी लाइफ का नेक्स्ट ईयर 1811। तो 1811 में इनका पहला वर्क है सेंट इरविन। क्या नाम है साहब? सेंट इरविन, और इसको दूसरे नाम से जाना जाता है द रोसी क्रूशियन। नाम ध्यान रखिए साहब, सेंट इरविन और रोसी क्रूशियन। ये इनका कब आया? 1811 में। उसके बाद इनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट, इनका एक पैम्पलेट है जिसका नाम है द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म। क्या नाम है साहब? द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म नाम है। इस पैम्पलेट को लिखने के कारण शैली साहब को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। आज मैंने इनकी लाइफ के बारे में जब बताया था तब भी मैंने बताया था। तो ये शैली साहब ने लिखा कब? 1811 में। उसके बाद 1812 पे आ जाइए। 1810 में 3 मैंने आपको महत्वपूर्ण बताए, 1811 में 2। 1812 में इनका जो प्रमुख वर्क है उसका नाम है द डेविल्स वॉक, जो कि एक बैलेड है। क्या नाम है साहब? द डेविल्स वॉक, जो कि क्या है? एक बैलेड है। उसके बाद 1813 आइए। 1813 में इनका बहुत ही एक महत्वपूर्ण वर्क आया है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे, और नाम है साहब क्वीन मैब। क्या नाम है साहब? क्वीन मैब, जो कि एक फिलोसफिकल पोएम है। नाम क्या है? क्वीन मैब।
और जो कि क्या है, एक फिलोसफिकल पोएम है, और ये कब आई, 1813 में। उसके बाद 1813 में ये महत्वपूर्ण वर्क हो गया इनका। 1814 में जब हम आते हैं तो 1814 में द रेफ्यूटेशन ऑफ डिज्म, द रेफ्यूटेशन ऑफ डिज्म इन ए डायलॉग, क्या वर्क का नाम है, ए रेफ्यूटेशन ऑफ डिज्म, और किस प्रकार का वर्क है, इन ए डायलॉग ये वर्क है। और ये कब आया, 1814 में। तो यहाँ 1814 तक हम लोग आ गए। उसके बाद 1815 में देखिए आप, 1815 में इनका प्रमुख वर्क आया एलस्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। नाम क्या है साहब, एलस्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, 1815। नाम क्या है, एलस्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, 1815। उसके बाद 1815 में ही एक और इनका बहुत महत्वपूर्ण वर्क आया, नाम है वॉल्फस्टिन। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, द मिस्टीरियस बैंडेड, द मिस्टीरियस बैंडेड, जो कि क्या है, एक चैप बुक है। तो साहब ध्यान रख लीजिए, 1815 में इनके दो महत्वपूर्ण वर्क आए हैं। एक आया है एलेस्टर, जिसको कि हम द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड के नाम से जानते हैं, और दूसरा महत्वपूर्ण वर्क आया है वॉल्फस्टिन, जिसको कि हम द मिस्टीरियस बैंडेड के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद 1815 के बाद 1816 जब हम बात करें तो 1816 में आया इनका द डेमन ऑफ द वर्ल्ड वर्क आया। बहुत महत्वपूर्ण है इनकी ये रचना, द डेमन ऑफ द वर्ल्ड। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाएगा, और मैं जो वीडियो दूंगा उसमें भी क्वेश्चन है द डेमन ऑफ द वर्ल्ड से रिलेटेड। उसके बाद 1816 में ही एक और इनका महत्वपूर्ण वर्क आया, नाम है मॉन्ट ब्लैंक। क्या नाम है साहब, मॉन्ट ब्लैंक नाम है, और ये सब पोएम्स के नाम है इनकी, ध्यान रखिएगा। मॉन्ट ब्लैंक भी क्या है, एक पोएम है। नाउ द नेक्स्ट वन है, जब हम लोग 1816 तक आ गए, उसके बाद हम शुरू करते हैं 1817। 1817 में इनकी एक बहुत ही फिलोसफिकल पोएम पब्लिश हुई, जो कि बहुत ज़्यादा इनके डीप थॉट्स को उजागर करती है। नाम है हाइम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, हाइम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। और इसका पब्लिकेशन कब होता है, 1817 में। और जिन स्टूडेंट्स ने मेरे मास्टर्स किया है, एमए इन इंग्लिश किया है, उन्होंने हाइम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी पोएम पढ़ी है, ठीक है ना साहब। उसके बाद 1817 में ही इनका एक और महत्वपूर्ण वर्क आया है, नाम है लाउन एंड कितना, और इसको दूसरे नाम से जानते हैं द रिवॉल्यूशन ऑफ द गोल्डन सिटी, ए विजन ऑफ द 19th सेंचुरी। थोड़ा सा बड़ा नाम है, ध्यान रख लीजिए। नाम क्या है, लॉन एंड कितना, और करके इसको अगर हम कहें तो लिखा होता है द रिवॉल्यूशन ऑफ द गोल्डन सिटी, और उसको द रिवॉल्यूशन ऑफ गोल्डन सिटी, ए विजन ऑफ द 19th सेंचुरी। ये किसने लिखा साहब, शैली साहब ने लिखा है, और बहुत महत्वपूर्ण इनका वर्क है। 1817 में ही एक और इनकी पोएम आई है बहुत महत्वपूर्ण, द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम, ए पोएम इन 12 कैंटोस। विशेष ध्यान रखिए साहब इस नाम को, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन अब तक सिर्फ और सिर्फ द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम से पूछे गए हैं, और सिंपल सा पूछा जाता है, हु रोट रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम, हाउ मैनी कैंटोज आर इन द पोएम द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम। तो देखिए आपका आंसर यहाँ सीधा सीधा है, द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम किनकी पोएम है, शैली साहब की पोएम है। और कितने कैंटोज है इसमें साहब, 12 कैंटोज हैं, ठीक। तो 1817 में ये वर्क, एक और भी महत्वपूर्ण वर्क हैं। तो 1817 का इनका एक और महत्वपूर्ण वर्क आया है, हिस्ट्री ऑफ ए 6 वीक्स टूर थ्रू अपार्ट फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी एंड हॉलैंड विद मैरी शैली। आज जब मैंने इनकी लाइफ के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि मैरी शैली हमारे जो पीबी शैली हैं, उनको एक अपनी विवाह के बाद एक अन्य लड़की से प्रेम हुआ, और नाम था उसका मैरी गॉडविन, जिनके पिता एक पॉलिटिकल फिलोसफर थे। उनसे ये बहुत शैली साहब प्रभावित थे। तो वहाँ जब ये इनके घर पर गए तो उनकी मुलाकात गॉडविन साहब की छोटी पुत्री, एक पुत्री थी 16 वर्ष की, उससे हुई, मैरी जिसका नाम था। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे, और फिर दोनों जो हैं वह भाग गए यूरोप टूर पर लगभग 6 वीक्स के लिए। तो जब ये मैरी शैली के साथ 6 वीक्स के लिए गए, तब इन्होंने इसकी रचना की, पोएम की, हिस्ट्री ऑफ ए 6 वीक। नाम रखा टूर थ्रू ए पार्ट ऑफ फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी एंड हॉलैंड
और ब्रैकेट में आपके लिए लिखा है विद मैरी शैली। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वर्क थे जो कि 1817 में आए। उसके बाद 1818 में इनका बहुत महत्वपूर्ण वर्क आया है और नाम है आपका ओजीमेंडियस। क्या नाम है साहब? ओजीमेंडियस नाम है, जो कि 1818 में पोएम आई इनकी। फिर 1818 में एक और पोएम आई है इनकी, द बैंक्वेट। क्या पोएम का नाम है? द बैंक्वेट। और करके इसको हम जानते हैं द साइपोसियम नाम से। किस नाम से जानते हैं? द साइपोसियम नाम से जानते हैं। और भैया ये बैंक्वेट वर्क जो है ये रियल में प्लेटो का वर्क है और इसको ट्रांसलेट शैली साहब ने किया था ग्रीक से इंग्लिश में। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, विच वर्क ऑफ प्लेटो इज ट्रांसलेटेड बाई शैली। तो साहब नाम है आपका द बैंकेट या द सिम्पोसियम नाम से आएगा। तो आप पहचान जाना कि भैया इसका शैली साहब ने क्या किया है, ट्रांसलेशन किया है ग्रीक भाषा से अंग्रेजी भाषा में। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अगला इनका महत्वपूर्ण वर्क है फ्रैंकेस्टाइन और इसका दूसरा नाम है और द मॉडर्न प्रोमीथियस। और ये क्या है? इसकी एक प्रीफेस है साहब। फ्रैंकेस्टाइन और दूसरे नाम से हम क्या जानते हैं? द मॉडर्न प्रोमीथियस। और ये किस रूप में लिखी गई है? प्रीफेस के रूप में लिखी गई है। और कब इसका पब्लिकेशन होता है? 1818 में। उसके बाद 1818 में ही इनका एक और बहुत महत्वपूर्ण वर्क आता है, रोजालिंड एंड हेलन, जो कि क्या है? एक मॉडर्न एक्लोग है भाई। रोजालिंड एंड हेलन जो कि क्या है? एक मॉडर्न एक्लोग है। ये भी शैली साहब का आया। 1818 में ही एक और इनका महत्वपूर्ण वर्क आया है, लाइन्स रिटन अमंग द यूजेनियन हिल्स, अक्टूबर 1818। 1818 में इनकी एक पोइम आई, नाम था लाइन्स रिटन अमंग द यूजेनियन हिल्स, जो अक्टूबर 1818। साहब मैं जो ये वीडियो दे रहा हूँ, कृपया करके आप मेरे जितने भी साथी हैं, स्टूडेंट्स हैं, मित्र हैं, भाई हैं, बहनें हैं, वो सभी इसका बाकायदा नोट्स बना लें साहब। क्योंकि अगर आपको राइटर्स के वर्क्स याद रहेंगे तो आप ये समझ लीजिए 18 अप्रैल जो है आपके लिए कोई बहुत ही ज़्यादा हेडेक देने वाला एग्ज़ाम नहीं रहेगा। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। बस आपको जो प्रमुख राइटर्स मैं आपको दे रहा हूँ उनके प्रमुख वर्क्स जो हैं वो आपको कंठस्थ करने हैं और उनका पब्लिकेशन भी कंठस्थ करना है। तो इसलिए आप इनके नोट्स बनाते चलिएगा। उसके बाद इनका देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण ड्रामा आता है, नाम है आपका 1819 में आया, नाम है द सेंसी। क्या नाम है साहब? द सेंसी नाम है, जो कि क्या है? एक ट्रेजेडी है। और कितने एक्ट्स हैं इसमें? 5 एक्ट्स हैं साहब। 1819 की शुरुआत कैसे होती है? द सेंसी नामक ड्रामा से, जो कि एक ट्रेजेडी है और कितने एक्ट्स में लिखी गई है? 5 एक्ट्स में लिखी गई है। उसके बाद शैली साहब की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पोएम है, हम सब ने पढ़ी है, ओड टू द बेस्ट विंड। कौन सी पोएम है साहब? ओड टू द बेस्ट विंड, पछुआ हवा। बहुत गजब पोएम लिखी है शैली साहब ने। अगर हम कहें तो इसमें शैली साहब ने अपने आप को इस पोएम से जोड़ा है। अपनी समस्याएं जो हैं, वह जिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे, शारीरिक कष्टों से गुजर रहे थे, उसको जोड़ने का प्रयास शैली साहब ने इस पोएम ओड टू द बेस्ट विंड में किया है। अभी 18 अप्रैल में चूंकि ज़्यादा समय नहीं है, इस कारण से मैं अभी आपको पोएम्स और ये सब तो विस्तारित रूप से नहीं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन 1 तारीख से जब मैं बैच स्टार्ट करूँगा टीजीटी पीजीटी का, तो जितनी भी महत्वपूर्ण पोएम्स हैं वो सब आपको मैक्सिमम पोएम्स को मैं समझाने का प्रयास करूँगा। उसके बाद 1819 में ही नेक्स्ट इनका वर्क आता है, द मेस्क्यू ऑफ एनार्ची। क्या वर्क का नाम है साहब? द मेस्क्यू ऑफ एनार्ची। ईयर वाइज याद रखिएगा। 1819 की शुरुआत द सेंसी से, जो कि एक ट्रेजेडी है 5 एक्ट में। उसके बाद ओड टू द बेस्ट विंड, जो इनकी बहुत महत्वपूर्ण पोएम है। 1819 में ही एक और महत्वपूर्ण पोएम, नाम है द मेस्क्यू ऑफ एनार्ची। उसके बाद 1819 में एक और महत्वपूर्ण पोएम, मैन ऑफ इंग्लैंड, मैन ऑफ इंग्लैंड। और 1819 में ही इंग्लैंड इन 1819, ये भी 1819 में आई। और किसने लिखी साहब? शैली साहब ने। तो 1819 के ये प्रमुख वर्क्स। उसके बाद 1819 के 2 और प्रमुख वर्क हैं शैली साहब के। एक आया ए फिलोसफिकल व्यू ऑफ रिफॉर्म, ए फिलोसफिकल व्यू ऑफ रिफॉर्म,
और ये वर्क इनका पब्लिश होता है 1920 में। लिखा इन्होंने शैली साहब ने कब था? 1819 में, ए फिलोसफिकल व्यू ऑफ रिफॉर्म, लेकिन पब्लिश्ड होता है 1920 में, यानी कि शैली साहब की मृत्यु के काफ़ी वर्षों के बाद। उसके बाद 1819 में ही इन्होंने एक और महत्वपूर्ण वर्क लिखा, नाम था जूलियन एंड मेडेलो। क्या नाम है साहब? जूलियन एंड मेडेलो, जो कि एक कन्वर्सेशनल फॉर्म में लिखा गया इनका वर्क है। कैसे लिखा इन्होंने? कन्वर्सेशनल फॉर्म में लिखा है, नाम है जूलियन एंड मेडेलो। उसके बाद यहाँ तक 1819 हो गई। अब हम लोग आते हैं 1820 पर। 1820 में पीटर बेल द थर्ड इन्होंने पोइम लिखी, जिसका पब्लिकेशन होता है 1839 में। ध्यान रखिए पोइम का नाम क्या है? पीटर बेल द थर्ड। लिखी कब है? 1820 में, और पब्लिश कब होती है? 1839 में। उसके बाद 1820 में ही इनका एक और बहुत महत्वपूर्ण ड्रामा आता है, नाम है प्रोमीथियस अनबाउंड। क्या नाम है साहब? प्रोमीथियस अनबाउंड। ये एक इनका लिरिकल ड्रामा है साहब, जिसके कितने एक्ट हैं? 4 एक्ट्स हैं। देखिए, एक सेंसी आया था जो कि एक ट्रेजिडी ड्रामा था, कितने एक्ट थे? 5 एक्ट्स थे। उसके बाद प्रोमीथियस अनबाउंड आया, जो कि एक लिरिकल ड्रामा था, और जिसमें कितने एक्ट्स हैं साहब? 4 एक्ट्स हैं। उसके बाद 1820 में ही इनकी एक और बहुत महत्वपूर्ण पोएम आई है, टू ए स्काई लार्क। कौन सी पोएम है साहब? टू ए स्काई लार्क पोएम है। फिर 1820 में ही इनकी एक और महत्वपूर्ण पोएम है, पोएम का नाम है द क्लाउड। क्या नाम है साहब? द क्लाउड। उसके बाद 1820 में ही इनका एक और महत्वपूर्ण वर्क आता है, नाम है इडिपस टायरेनस। नाम क्या है? इडिपस टायरेनस। और इसको दूसरे नाम से जानते हैं, स्वेलफुट द टायरेंट। किस नाम से जानते हैं? स्वेलफुट द टायरेंट के नाम से जानते हैं। और ये क्या है साहब? एक ट्रेजेडी है, जिसमें कितने एक्ट्स हैं? 2 एक्ट्स हैं साहब। कितने एक्ट्स हैं? 2 एक्ट्स हैं। ठीक है सर। द टायरेंट ए ट्रेजेडी इन 2 एक्ट्स। उसके बाद 1820 में ही इनका एक और बहुत महत्वपूर्ण वर्क आता है, जो कि इन्होंने लिखा था, पब्लिश नहीं हुआ था 1820 में, द विच ऑफ एटलस। क्या नाम है साहब? द विच ऑफ एटलस, जिसका पब्लिकेशन होता है 1824 में। उसके बाद 1821 स्टार्ट हो जाती है हमारी, और 1821 में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण और वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क आता है, एडोनिस। क्या नाम है साहब? एडोनिस। उसके बाद 1821 में ही एक और इनका ट्रांसलेटिव वर्क आता है, जिनका ये ट्रांसलेशन करते हैं, इयोन, जिसको लिखा किसने था? प्लेटो ने। इयोन एक ग्रीक वर्क है, जिसको प्लेटो साहब ने लिखा था। इसका ट्रांसलेशन इन्होंने किया है ग्रीक भाषा से अंग्रेजी भाषा में। ठीक, 1821 में इयोन, जो कि प्लेटो साहब के द्वारा लिखा गया वर्क था, शैली साहब ने उसका ट्रांसलेशन किया ग्रीक भाषा से अंग्रेजी भाषा में। 1821 में ही इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क आया है, ए डिफेंस ऑफ पोइट्री। क्या नाम है साहब? ए डिफेंस ऑफ पोइट्री, जो कि इन्होंने लिखा था 1821 में, लेकिन इनके डेथ के कई वर्षों के बाद इसका पहली बार पब्लिकेशन होता है। और कब पब्लिकेशन होता है? 1840 में। कब पब्लिकेशन हुआ? 1840 में। उसके बाद 1821 में ही इनका और एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क है साहब, जिसका नाम है एपीपिस्टिडियन। एपीपिस्टिडियन, और ये भी इनका 1821 में आया है। उसके बाद 1822 में इनका एक और ड्रामा आया साहब, नाम है हेलस, जो कि कैसा ड्रामा है? एक लिरिकल ड्रामा है। नाम क्या है साहब? हेलस, 1822 में, जो कि क्या है? एक लिरिकल ड्रामा है। और शैली साहब का एक बहुत ही, आप कह सकते हैं कि अनफिनिश्ड वर्क रह गया, जो कि इनका लाइफ ड्रीम वर्क था। और शैली साहब की असमय मृत्यु हो गई, जिस कारण से ये वर्क पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि 1822 में ही इनकी डेथ हो गई थी। नाम था द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ, जो कि अनफिनिश्ड रहा, लेकिन 1824 में इस अनफिनिश्ड वर्क को पब्लिश किया गया। तो ये कुछ वर्क हैं शैली साहब के, जो कि पोइटिक वर्क हैं, और कुछ आप कह सकते हैं कुछ ट्रांसलेशन हैं इसमें। जो ड्रामास हैं वो भी प्रायः लिरिकल ड्रामास हैं। अब कुछ शॉर्ट प्रोज वर्क शैली साहब के और शैली साहब के प्लेस एक बार पुनः मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो पहले तो देख लीजिए ऐसे, अगर शॉर्ट प्रोज वर्क की बात करें हम,
तो शॉर्ट प्रोज वर्क में क्या इनका है, एक ऐसे वही पैम्पलेट द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म, ध्यान रखिएगा साहब, नाम क्या है, द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म, कब आई, 1811 में, और जिस कारण से शैली साहब को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाला गया। ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से लिख लीजिए साहब। उसके बाद शैली साहब के प्लेस, तो साहब वो इस प्लेस हैं आपके, पहला सेंसी, ट्रेजेडी इन 5 एक्ट्स, और आपका साथ ही साथ क्या है ये, पोएम प्ले, आप क्या कह सकते हैं इसको, सेंसी, ए ट्रेजेडी इन 5 एक्ट्स, द पोएम प्ले यानी कि पोएटिक प्ले। उसके बाद दूसरा हेलस जो कि आपका लिरिकल ड्रामा, और इडिपस टायरेनस, और स्वेलफुट द टायरेंट, ए ट्रेजेडी इन 2 एक्ट्स। तो साहब खूब ढंग से लिख लीजिए, इनको याद कर लीजिए। 100% शैली साहब के इन वर्क्स में से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा आगामी परीक्षा में, ठीक है ना साहब। तो ये मैं आपके लिए महत्वपूर्ण वर्क लेकर आया था शैली साहब के। मुझे पूर्ण आशा है कि मेरे पिछले वीडियोस की तरह ही आपको मेरा ये वीडियो भी पसंद आएगा, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। और अगर यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और चैनल सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपके पास मेरे नए नए वीडियोस पहुंचते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।